वाइल्ड लाइफ में आप कुछ भी तय नहीं है कि कब टाइगर आएगा, कब हाथी आएगा, आप तैयार हैं नहीं। तो कोई भी एक सेकंड के लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि आप अलर्ट नहीं हैं। आपको एक एक सेकंड अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा बॉस टाइगर निकलेगा, ग्रासलैंड में क्या है, चीतल, सीधा अटैक, किल शॉट। 3-3 साल 4-4 साल एक डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने में लगता है अगर आप टाइगर की बना रहे हैं, एलिफेंट की बना रहे हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइगर को आपको चेस करना है, उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। जो उस फिल्माते हैं उन जंगलों को, उन जानवरों को, वो कमाल के लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जितना आसान आपको दिख रहा होता है ना साहब, वर्स्ट कंडीशन में काम करते हैं। बिल्कुल। जान हथेली पे लेके काम करते हैं। एक गलती से वो मर भी सकते हैं। कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा था कि हमें शॉट चाहिए, उसके लिए भले जानवर परेशान हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल वो परेशान ना हो नहीं हो। और हमारा काम भी हो जाए। तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे जानवर। आजकल बड़ा चर्चा में है विश्नोई गैंग, जो हम बात कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी इतनी अच्छी होती है कि जब किसी वो जो काला हिरन जिस पर सलमान खान वाला इल्ज़ाम लगा है, जिसको लेकर कितना सब कुछ हुआ, हम भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे मरते खपते, काफिला यारों का अगर जाता है जाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। शेर खान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक एपिसोड में मैंने कहा था कि ये दुनिया जब शुरू हुई तब ये दुनिया एक जंगल थी। धीरे धीरे हम सब ये बात जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार इस दुनिया को फिर से जंगल हो जाना है, पर हम अपने जंगलों से दूर हो गए। पर हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने जंगल को बहुत करीब से देखा है, जिनके पास जंगल के तजुर्बे हैं, जंगल की कहानियाँ हैं, उन्होंने जंगल में वक्त गुजारा है। ऐसी एक शख्सियत हैं खानचा। तो आज शुरू कर रहे हैं शेर खान का एक नया एपिसोड। आसिफ खान उर्फ खानचा उर्फ शेर खान और मेरे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ जंगल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई इस तारीफ़ के लिए। और मैं आज बता दूं सबको कि आज की जितने भी सवाल या शो का जो फॉर्मेट है जमशेद भाई ने तैयार किया है। तो आज ये सवाल पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। वो बात ये भी है कि आज खानचा की तबीयत कुछ नासाज है। कल शूट के दौरान बहुत ठंड लग गई उन्हें और सुबह आवाज़ नहीं निकली थी, ज़ुकाम थी। तो आज शूट के दौरान जो खांसी वांसी की आवाज़ आप लोग सुने तो उसे इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। हाँ, अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैंने ये तय किया कि हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके नज़रिए से जंगल के जो तजुर्बे हैं उनमें आपने जंगल को कैसे देखा है और आपके साथ क्या क्या हुआ है। तो जब आप इतनी सारी किस्से बताते हैं कि यहाँ पर ये हुआ और मैंने ये शूट किया, मैं वहाँ गया, तो मैं जानना चाहता हूँ उस आसिफ खान के बारे में जो पहली बार वाइल्ड लाइफ का शूट करने के लिए किसी जंगल में जा रहा है। उसके मन में कैसा डर है, कैसी उसकी तजुर्बा है और वो कैसे इस पूरे माहौल को देख रहा है, वो आसिफ खान जो पहली बार जंगल में जा रहा है अपनी टीम के साथ। डर तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ उत्साह बहुत था, एक्साइटमेंट कि मैं आज जंगल घूमने नहीं, जंगल को शूट करने जा रहा हूँ, फिल्में बनाने जा रहा हूँ जी। और बिल्कुल नए, पहली बार आप जा रहे। वैसे तो बहुत सारे शूट के डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, वाइल्ड लाइफ में पहली बार जाना एक अपने आप में चैलेंज था, मैं कहूँगा बहुत। ये कब की बात है? ये बात है 2008-9 की। अच्छा। मतलब तो एक डर था कि क्या इसे कर पाएंगे, वो एक्सपीरियंस भी नहीं था क्योंकि वाइल्ड लाइफ पे बहुत कम लोग फिल्में बनाते हैं। तो हम लकी थे। तो पहला एक्सपीरियंस जो मेरा ये था कि मतलब ट्रेन से हम जा रहे थे बांधवगढ़ी, पहला वो जो प्रोफेशनल शूट था मेरा, टीम भी पूरी थी और हम सब नए थे। सूरी साहब तो ऑफ कोर्स मेरे साथ ही थे और सब नए थे हम। तो एक्साइटमेंट में ये था कि यार जंगल को हमने अब तक एज ए टूरिस्ट घुमा है, तो उस नज़रिए को हमें बदलने की ज़रूरत थी। क्योंकि आप जब फिल्म मेकिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप टूरिस्ट की तरह जाते हो तो बहुत अलग तरीके से जंगल को देखते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी रोके हैं, अच्छा अरे वाह, बातें भी कर रहे हैं। अब जब शूट करने गए तो ये सारी पाबंदियाँ आप पे लगती हैं कि आप बात नहीं करेंगे, पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, हर समय आपको अलर्ट रहना है कि एक भी शॉट मिस ना हो।
तो वो सारे एक्सपीरियंस तब नहीं थे। और जब जंगल में उतरे तो 2 दिन तो हमें ये समझने लगा कि इसको किस तरीके से क्या किया जाए, क्योंकि जिप्सी में सीटें होती हैं बैठने वाली, तो कैमरा कैसे रखेंगे। तो हमने पूरी सीटें खोल दी, जैसे जिस जिप्सी में मैं बैठता था उसकी सीट को हम खोल देते थे पीछे वाली, तो 9 सीट। एक सीमेंट की मतलब रेत की बोरियां होती थी जिसको ट्राइपॉड के बीच में रख देते थे ताकि वो हिले ना। हाँ। और कैमरा वगैरह सब आप अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि टूट सकते हैं और महंगे कैमरा बहुत होते हैं, एक्सपेंसिव होता है सब कुछ। तो वो उस तरीके से लगा के बैठ गए। एक टीम और होती जो पीछे वाली जिप्सी में होती थी। अच्छा, उसका क्या काम? वो टीम के लोग होते थे सपोर्ट के लिए। और एक अटेंडेंट आपके जिप्सी में होता था। और कई बार हम जिप्सी के आगे वाले शीशे को भी गिरा देते थे कि फ्रंट शॉट लेना है, क्योंकि जंगल में आप जिप्सी से उतर नहीं सकते, चाहे आप शूट करने गए हों या आप टूरिस्ट हो, आप जिप्सी से नीचे नहीं उतर सकते। तो एक बड़ा चैलेंज ये भी होता था। तो एक्सपीरियंस न होने की वजह से 2 दिन तो इन्हीं सब चीज़ों में चले गए। तीसरे दिन भी बैठे तो बहुत तकलीफ़ हुई कि मतलब आप बैठने की जगह ही नहीं, उछल रही जिप्सी, और सुबह से आप बैठे हुए हैं 6 बजे से और शाम को 5:30-6 बजे वापस आ रहे हैं। 12 घंटे आप जिप्सी पे बैठे रहना लगातार धूप में है, क्योंकि शेड भी नहीं है। तो वो सारा कुछ काफ़ी चैलेंजिंग था, बट बाद में मज़ा आने लगा। फिर मुझे जो लगता था कि यार मैं जो इतने खूबसूरत जानवरों को देखता था, टाइगर, चीतल, जो भी चिड़िया, तो वो आँख से देखने का अलग मज़ा आता था। जैसे अगर वही मैं बात कहूँ कि अगर आपको मैं अभी इस लैपटॉप में अमिताभ बच्चन साहब की मूवी दिखाऊं और बच्चन साहब सामने आ जाए, इतना बड़ा फ़र्क होता है आंखों से देखना और लेंस के थ्रू देखना। जाहिर है। तो वो मेरे लिए मिसिंग था। बट बाद में जब आके यहाँ पे देखता था तो बड़ा प्राउड फील करता था कि यार मैंने ये इतना अच्छा शॉट लिया, या इतने अच्छे लोकेशन पे हमें ये सीक्वेंस पूरा मिला। तो फिर धीरे धीरे यूज्ड टू होते चले गए। फिर एक पैटर्न सेट हो गया था कि कैसे शूट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा वो पूरा मिला जुला करके। चैलेंजिंग था, डर था, बट कहते हैं कि अगर आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ शुरू करते तो आपके दिल में डर तो रहता ही है ना कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो वही सिचुएशन मेरे साथ थी। वैसे भी शूट कोई भी हो, शहर के अंदर भी होता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हर हैं। जगह अब ये शूट भी हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो वाइल्ड लाइफ का तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है। वहाँ वाइल्ड लाइफ को शूट करना इज नॉट, रिसोर्सेज बहुत कम हैं और आपको हर चीज़ की सेफ्टी है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, ये कैमरे जो लगे हैं हमें पता है कि एक क्लोज शॉट है, एक लॉन्ग शॉट है, कि ये शॉट है। और जमशेद भाई बैठे हैं, आसिफ खान बैठे हैं। वाइल्ड लाइफ में आप कुछ भी तय नहीं है कि कब टाइगर आएगा, कब हाथी आएगा, आप तैयार हैं नहीं। तो कोई भी 1 सेकंड के लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि आप अलर्ट नहीं हैं। आपको 1-1 सेकंड अलर्ट रहना है, क्योंकि वो फिक्सन नहीं है कि आप बोलेंगे एक्शन, टाइगर आ गया, एक्शन, हाथी आ गया, एक्शन, तो ये होगा। नो, आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना है, वो आपके फ्रेम में आएगा। तो बड़ा मज़ा आता था और बहुत धैर्य जिसको कहते हैं, बहुत सब्र करना पड़ता था कि एक जगह पे घंटों घंटों खड़े। जैसे आपने वो किस्सा बताया था कि आप मचान के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर जाता था। जिप्सी में भी यही हाल होता था, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की एक पर्टिकुलर शॉट के लिए, जो शायद 10 सेकंड का भी ना हो, शायद, है ना? नहीं मिलता था, हो सकता ना भी मिला, नहीं मिला, किस्मत है आपकी। तो वो अलग तरीके का, वो वहाँ पे मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि सब्र का फल जो है हर बार मीठा नहीं होता है। सही बात है। तो इससे शॉट से याद आया मुझे कि कौन सा ऐसा शॉट है जो आपका बड़ा यादगार है, आपको लगता है कि इस शॉट को लेने के लिए कई बार जोखिम में डाली अपनी जान और बहुत मेहनत की और उसके बाद वो शॉट आपको मिला? वो ऐसा कोई यादगार शॉट किस फॉरेस्ट का है? ये भी झुरझुरा टाइगर रिस होती थी बांधवगढ़ की, बहुत ही सुंदर, जिनके साथ ये इस पर एक हमें एपिसोड करने मैंने सुनाई थी ना कहानी, वो जो बच्चों की माँ वाली, उसमें मैंने झुरझुरा के लिए जिक्र किया था। तो वो झुरझुरा एक इलाका है बांधवगढ़ में। तो वो अपने बच्चों के साथ, उस इलाके में एक छोटा सा तालाब भी था, लेकिन तालाब काफ़ी मतलब रोड से थोड़ा हट के और काफ़ी नीचे, मतलब 20 फीट नीचे। अच्छा। एक बहुत बड़ा तालाब नहीं कहूँ, छोटा सा, जिसमें पानी वानी अच्छा खासा गर्मियों में होता था।
तो वो अपने 3 बच्चों के साथ दिखती थी वहाँ लोगों को। तो अपन के पास वो 15 मिनट एक्स्ट्रा जो मैंने बताया था ना मिलता था, गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी। तो हमारी गाड़ी निकलती थी, सीधा झुझुराम जाते थे और गाड़ी को रिवर्स करके जिप्सी को पीछे लेते थे टुवर्ड्स द पॉन्ड, जो तालाब था, ताकि दिखेगी तो फौरन शूट भी कर लेंगे। तो धीरे धीरे पीछे ले गए, देखे नहीं। फिर दूसरे दिन गए, पीछे ले गए, दिखे नहीं। तो करीब 6-7 दिन हो गए थे, लेकिन रोज की कोशिश थी कि इसे वो देखना है बच्चों के साथ। और फिर 6-7 दिन था मेरे ख्याल से, जिप्सी पीछे जा रही थी। सलीम भाई ड्राइवर थे हमारे, सूर्य साहब थे, मैं था, कैमरा था, संजय गाइड अपने थे। पीछे जैसे ही जिप्सी एज पे पहुंची तो टाइग्रिस अपने बच्चों के साथ पॉन्ड में थी, और उसने जैसे ही वो भनक लगा कि कोई है, गाड़ी है या इंसान है, तो बहुत अग्रेसिव होती हैं टाइग्रिस जब अपने बच्चों के साथ होती है, छोटे बच्चों के साथ, बहुत गुस्से में। तो उसने सीधा चार्ज ही कर दिया नीचे से, ऊपर आना। तो 1 सेकंड के लिए तो रूह फाख्ता हो गया कि मतलब ये क्या है। वो ऊपर तक नहीं, लेकिन दहाड़ करके ऊपर आना ही। फिर वो पानी में वापस गिरी और उसको लगा कि हमें कोई ख़तरा नहीं है। और करीब आधी घंटा मैंने उसको बहुत तबीयत से शूट किया। कमाल के शॉट मिले। वो बच्चे पानी के अंदर, माँ है, एक बच्चा तैरते हुआ है, छोटू सा एकदम, मेरे ख्याल से 3 महीने के रहे होंगे, और अपनी माँ के साथ लिपट गए, खेल रहे हैं माँ के साथ, माँ उनका ध्यान रख रही है। फिर बच्चे बाहर चले, वो बाहर से फिर अंदर लेके चले। आधे घंटे का वो शूट था मेरा पूरा, और बहुत ही खूबसूरत टाइग्रिस। और अफसोस ये कि उसके ठीक दूसरे या तीसरे दिन, मैं वापस हम दिल्ली आ गए तो वो शॉट मिल गया था, दूसरे या तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। और वो एक कहानी, नो दैट वाज ए एक्सीडेंट, जिसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह बैठी थी। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इस बारे में जो हम बात करें, लेकिन झुरझुरा पे एक पूरा एपिसोड हम जल्दी करेंगे। तो वो बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे ही मेरे दिमाग में एक शॉट था कि मोटा साल एक जगह है कॉर्बेट में, कॉर्बेट की चौड़ जो है, ग्रासलैंड क्रॉस करके जब आप एकदम एज पे पहुंचते हैं दूसरी साइड के, तो एक साल पेड़ होता है। तो मोटा साल इसलिए था कि बहुत ही बड़ा पेड़ था, लेकिन उस पर बिजली गिर गई थी। तो पेड़ तो नहीं था, लेकिन उसके मतलब 12 फुट के करीब पे उस ढांचा पेड़ का कह लीजिए वो था। उस जगह मोटा साल कहते हैं। और उसके ठीक इस तरफ ग्रासलैंड है। तो और सनसेट के टाइम पे वहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी मिलती है, गोल्डन लाइट उसे हम कहते हैं। तो मेरा एक था कि एक शॉट मुझे वहाँ पे टाइगर का चाहिए, कि उस पेड़ के पीछे से एक टाइगर निकल के आए। तो काफ़ी दिन हमने, मतलब कॉर्बेट हमारा बहुत लंबा ट्रिप नहीं रहता था कभी भी। मतलब वहाँ जाते तो हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए। बांधवगढ़ लंबा जाते तो 2 ट्रिप में हमें नहीं मिला वो शॉट। और अच्छा, ट्रिप कितने दिन की होती है? मिनिमम 4-5 दिन का रखते थे। 2 ट्रिप में एक शॉट भी नहीं मिला? 2 बार, यानी 10 दिन हो गए, वो शॉट नहीं मिला कि जिस पर टाइगर चाहिए था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर फ्रेम में। तीसरे वाले ट्रिप में जब हम गए तो किस्सा ये हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि सूर्य साहब थे। उन्होंने, खान साहब, बॉस तुमने बहुत कर ली कोशिश, आज अजय सूरी अपनी कोशिश करेंगे। मैंने कहा प्लीज़। उन्होंने कहा छोटू, उसने, जी सूरी साहब। छोटू हमारे जिप्सी के ड्राइवर हैं, बहुत ही कमाल के इंसान और बहुत ही जंगल को अच्छे से समझने वाले। छोटू गाड़ी को तुम ले लो उस तरफ, मतलब यहाँ मोटा साल है और करीब 2 किलोमीटर दूर उधर चौड़ के दूसरी तरफ। मैंने कहा वहाँ, खान साहब आज मेरी बात मान के देखो बस, तुम्हें समझाता हूँ पूरा प्लान। ले लो गाड़ी। उसने ले ली, हम छोड़ के दूसरी तरफ पहुँच गए। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या है सीन? सूरी साहब ने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। हाँ, सूरी साहब। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे और भी जिप्सियाँ थी 10-15। तो मैंने कहा यहाँ क्या है सूरी साहब? खान साहब ये रहा ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड के बाद है तुम्हारा मोटा साल। और टाइगर वहाँ था। अच्छा, टाइगर अंदर था। ये था कि टाइगर बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, शाम में निकलेगा और दिखेगा। उन्होंने कहा बॉस टाइगर निकलेगा, ग्रासलैंड में क्या है? चीतल, सीधा अटैक, किल शॉट। हमारा वो अंगोछा होता था
हम आराम से, क्योंकि कीड़े बहुत लगते थे, हम सीट के पीछे ऐसे सर पे डाल करके लेट गए। हमको जब टाइगर आएगा तो उठा देना अपने को, ठीक है। ओके खान साहब, आधी घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, उसके बाद एक एक आवाज़ आई जिप्सियों की, ये स्टार्ट हुई और जिप्सी जाने लगी। सूर्य साहब बोले, छोटू क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सूर्य साहब, उधर ही टाइगर दिखा, वही से अंदर चला गया, बाकी लोग लौट के जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो हम वापस लौट के चले आए। वो टाइगर हमें उस दिन भी नहीं दिखा। सूर्य साहब सॉरी खान साहब। मैंने कोई बात नहीं, अच्छा गुड ट्राई सूर्य साहब। तो मुझे पता था वो नहीं देखेगा, लेकिन सूर्य साहब की बात को नहीं काट सकते थे, दोस्त हैं हमारे, और हो सकता है कि वो शायद सही होते, पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन जिप्सियों ने रास्ता घेर रखा है तो टाइगर कैसे क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एक वाइल्ड इमेजिनेशन जिसे कहते हैं उन्होंने किया वाइल्ड लाइफ में, कैसा हो सकता है, लेकिन उस दिन वो नहीं हुआ और मुझे वो शॉट कभी नहीं मिला। तो वो तपस्या जो मेरी थी मोटा साल के पीछे से टाइगर का आने का, तपस्या में कमी रह गई। हाँ, तो हर सब्र का फल जो मीठा होता है, मैंने इसीलिए कहा नहीं होता है। पर ये इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि हम लोग जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ऐसा देख कर लगता है कि तो बड़ी सुंदर दुनिया है, इधर पहाड़ दिख रहे हैं, इधर हवा की सरसराहट है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं ना, ये सब लगता है कि बड़ा सुंदर है, और कैमरा सिर्फ रखा हुआ है और शॉट्स अपने आप सामने आते जा रहे हैं। पर वो एक जंग होती है जो कैमरे के पीछे चल रही होती है। आप ये समझ लीजिए कि जब आप एक पर्टिकुलर जानवर पे, बीट, हाथी, टाइगर, लेपर्ड, तो ऐसा नहीं कि कोई भी शॉट लगता है, 3-3 साल 4-4 साल एक डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने में लगता है अगर आप टाइगर की बना रहे हैं, एलिफेंट की बना रहे हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइगर को आपको चेस करना है, उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ कि आप 10 दिन की ट्रिप में गए, आपको 2 मिनट का शॉट भी नहीं मिला। कई बार आप लगी रहे, एक ही दिन में आपको 20 मिनट का शॉट मिल गया। वो तो किस्मत, मेहनत, दिमाग सब लगता है और इतना आसान नहीं होता जो आप देखते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं आप, वो फिक्शन नहीं होता है कि जहाँ पे आपने एक्शन बोला और हीरो आ गया, एक्शन बोला तो नहीं, या फिर अच्छा शॉट नहीं आया तो आपने कहा फिर से ले लेते हैं, दोबारा से आना ज़रा। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि तुम्हारे फिल्मों में चलता है टेक पे टेक, लेकिन यहाँ पे अगर एक गलती कर दो तो ज़िंदगी घुटने टेक देती है। तो वाइल्ड लाइफ में भी ऐसा था कि अगर आप चूक गए तो गए, तो वहाँ पे रीटेक का चांस नहीं है। और जो आपने कहा वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहूँ कि आप जब आप चैनल देखते हैं वाइल्ड लाइफ के और उस पर अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं, जिसको आप बोलते हो वाह क्या मज़ा है, भाई साहब उसके पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी जान निकल आती है, इतनी मेहनत करते हैं, शिद्दत से बनाते हैं, और मतलब पेशेंस तो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा होता है, रखना पड़ता है कि आप सोच ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी हैं जो मैंने बनाई नहीं देखी हैं, जिनको देख के मैं सोचने पे मजबूर रहता हूँ कि कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से बनाई गई। ये आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि आपने बनाई है तो यस। तो मुझे एक शॉट देख के लगता है यार कितनी मेहनत की होगी बंदे ने। करेक्ट। तो एक सीरीज़ अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी है, जो कि क्या है वो, आवर प्लैनेट, कमाल की है। एटनबरो साहब की वॉइस ओवर में वो है, और कई को उन्होंने होस्ट भी किया है, एंकरिंग की होस्ट में। आप देखिए आपके दिमाग के परखच उड़ जाएंगे किस लेवल का उन्होंने काम किया। मतलब मैंने नहीं किया है, मुझे मौका नहीं मिला, बट वो जिस तरीके का काम करते हैं, कैमरा जो उनका वर्क है, वाइल्ड लाइफ में सबसे बड़ा काम जो है वो कैमरामैन का होता है। करेक्ट। वाइल्ड लाइफ में डायरेक्शन वगैरह वैसे नहीं चलता। तो मैं मानता हूँ कि जो उस फिल्माते हैं उन जंगलों को, उन जानवरों को, वो कमाल के लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जितना आसान आपको दिख रहा होता है ना साहब, वर्स्ट कंडीशन में काम करते हैं। बिल्कुल। जान हथेली पे लेके काम करते हैं, एक गलती से वो मर भी सकते हैं। तो इतना रिस्की होता है कई बार ये काम करना। और फिर इसमें ये भी मैटर करता है कि जानवरों का जो बिहेवियर का पैटर्न है वो भी एक जैसा नहीं होता। कभी आप सोचते हैं कि भाई हिरन ऐसे बिहेव करेगा और शेर ऐसा करेगा, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना या उतना एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई वाइल्ड लाइफ में, नहीं बनाई है, तो अभी मैं मान लीजिए आपको जंगल में आप हैं, फिल्म बनाने गए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो हाथी का मुंह तक चले गए, क्या करेगा वो? रगड़ देगा आपको पकड़ के, ठीक है। टाइगर के ज़्यादा करीब चलेगा, खा जाएगा आपको, बेचारी की कोई गलती नहीं होगी। तो बिहेवियर को समझने के लिए भी आपको बहुत सारी लोगों के
जरिए आप समझते। जैसे हम जब गए थे तो मैं भी नया था, हम्म, तो लेकिन वो जो एक्सपर्ट थे, जो गाइड्स होते हैं, वो आपको बताते हैं, जो जिप्सी चलाते हैं वो आपको बताते हैं। हम्म, फिर धीरे धीरे आप, चूँकि आपका पेशा है तो आपका इन्वॉल्वमेंट 100% का होता है, तो आप समझते हैं अच्छा इस बिहेवियर की वजह ये थी, ये ऐसे इसलिए कर रहा है, इसकी ये वाली गुर्राहट ये संकेत दे रही है, उसका इस तरीके से चलना इस चीज़ को बता इसका रहा है। मतलब ये है। तो ये सब सीख करके, जैसे हम कभी भी शूट करते थे तो हमारा कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा था कि हमें शॉट चाहिए, उसके लिए भले जानवर परेशान हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल वो परेशान ना हो नहीं हो। और हमारा काम भी हो जाए। तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे जानवर को। और फिर आप पूरा एक्सपीरियंस और पूरा तजुर्बा लेके जा रहे हैं, तब भी तो श्योरिटी नहीं है कि वो आपको वैसा ही शॉट मिलेगा हाँ या वो वैसे ही बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि एक मान लीजिए हाथी है, लोग कहेंगे बार बार मैं टाइगर की बात करता हूँ या हिरन की ही बात करूँगा, कई बार आपको लग रहा है हाथी है बेचारा, वो एकड़ है, एकड़ मतलब झुंड से निकालो, हमने बात की है इस पर, तो वो ऑलरेडी परेशान है। अब आप उसके पीछे जिप्सी लेके कूदते रहोगे पीछे पीछे, तो वो चार्ज करेगा, आपको तो बहुत लगेगा वाह क्या शॉट मिल रहा है, बट वो उसकी परेशानी को आप और बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। वो और परेशान हो रहा है, इरिटेट ऑलरेडी है, झुंड से निकाला हुआ है, घर में उसकी एंट्री नहीं है, ऊपर से जमशेद आसिफ भाई पहुंच गए हैं उसके पीछे कैमरा लेकर के, क्या शॉट मिलेगा। ये एक बिहेवियर है। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि टाइगर मान लीजिए है, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब चले गए और आपको नहीं पता था कि वो मान लीजिए ज़ख्मी है तो अटैक कर सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए वो हंट पे है तो आप पे चार्ज कर सकता है, या मान लीजिए वो मीटिंग पे है अपने फीमेल साथी के साथ, तो वो उस समय ख़तरनाक है। कोई फीमेल अपने बच्चे के साथ है तो आप उससे दूरी बना कर रखिए, वरना वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को करते हैं। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इधर वे और वे में आपका नुकसान हो सकता है। तो क्या कभी कोई ऐसा वाक़या आपको याद आ रहा है कि जब शूट के दौरान किसी जानवर का एक पैटर्न, उसका बिहेवियर कुछ बहुत अलग हो गया हो, जो आपने सोचा हो कि ये ऐसे तो नहीं करते हैं, और अचानक ऐसा हुआ हो कि आपको लगा ये इसने कैसे बिहेव कर दिया इसमें? हाँ, एक मैंने पहली बार देखा था तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, बहुत चौंकाने वाला था कि ये मैं कैसे। वो ये था कि एक शेर साहब आराम कर रहे थे, टाइगर थे, और चारों टांग हवा में थी, जैसे हम नहीं चित होके सोते हैं, तो चारों पैर हवा। मैंने कहा यार शूट तो मैंने कहा ये कमाल का है यार, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। तो कुछ लोग पता नहीं ये करते हैं कई बार, चारों पैर ऊपर हवा में उड़ा करके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से। तो मेरे लिए वो था, बट वो उनका एक बिहेवियर होता है, ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि रेयर था कि जो मैंने देख लिया। बट मैं उस हालांकि ऐसा मैंने बहुत कम कहीं शॉर्ट वॉट में नहीं देखने को मिलता है, वो मैंने देखा था तो मुझे बड़ा वो लगा कि ये तो नया चीज़ मैंने देखा। डॉग्स में मैंने हालांकि देखा है कि वो पीठ के बल कभी कभी लेट जाते हैं, जब अपने पैर मोड़ लेते हैं ऐसे। नहीं, मैं तो टाइगर को देखता था जैसे चारों पैर जो जमीन में होते हैं, चारों पैर ऐसे हवा में उल्टे पड़े हुए थे, चारपाई की तरह। चारपाई, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा वो मंजर था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके, और मैं एक्साइटेड हो गया कि ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, दिस इज समथिंग। तो कई लोग बोला नहीं कई बार ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा। जंगल का आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे अरसे तक आपने काम किया है। एक सवाल पिछली बार था भी, और मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि जंगल के किसी भी गेस्ट हाउस में आप रुके हों और अकेले हों, और रात में आपको डर लगा हो, कुछ आपने कोई घबराहट हुई हो? क्योंकि जंगल के बारे में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ से उड़ ही जाते हैं ना कि भाई यहाँ पर ये होता है। ऐसा कभी कुछ हुआ है, कोई डर लगा हो? यार एक बार ना, नहीं अब तो जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि अब बड़ा आलीशान सब कुछ बना दिया गया, साफ सुथरा। एक दौर था कि मतलब टूटे फूटे ब्रिटिश टाइप के बने हुए होते थे, गेस्ट हाउस होते थे। तो मुझे याद है मैं और सूरी साहब थे, हमारे दोस्त आशीष वाही थे, और असलम भाई थे। हम लोग झिरना गए थे, वो भी ऑफ सीजन, यानी बारिश के टाइम था, जंगल बंद था, लेकिन झिरना के एज पे ही एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस टूटा फूटा सा था, जो सूरी साहब ने कहीं से रहने का इंतज़ाम कर लिया था, परमिशन ले ली थी। तो अपन दिल्ली से निकले और मेरी ज़ेन होती थी कार, तो उससे जब पहुँचे हम तो वहाँ कुछ नहीं,
बियाबान जंगल और भूतही हवेली टाइप का मामला। तब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम नहीं करता था, मैं अच्छा। वाइल्ड लाइफर नहीं था, मतलब टूरिस्ट था मैं। तो मैंने कहा कहाँ फंसवा दी सूरी साहब, और बारिश में उमस वाली गर्मी भी होती, वहाँ लाइट भी नहीं, तो अपना कैंडल लेके गए थे, पीने का पानी भी नहीं था तो अपना पानी लेके गए थे। और वहाँ पे जो एक बुजुर्ग से जो केयर टेकर थे वहाँ के, लालटेन तो नहीं था उनके हाथ में, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो हम तो पहुँचे थे दोपहर में 12-1 बजे। तो वहाँ की क्या सीन है, वह एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस जंगल सूरी साहब। इतने अंधेरे तो में। हम लोग बोले कि यार कहाँ फंसा दिया भाई इसने, क्योंकि तब मैं वाइल्ड लाइफ के काम नहीं, हम तो मज़े करने जाते थे जंगल घूमने, शौक था बट थ्रिल का एक शौक। हाँ। अब साहब, और शाम हुई तो कैंडल जल गया। बाकी अब क्या करें, तो बाकी बैठे आप, कल क्या करना है सूर्य साहब, कुछ नहीं बॉस, ऐसे ही इधर उधर घूमेंगे, चलेंगे, जंगल बंद है, जंगल तो नहीं जा सकते आप। तो रात में अब सोने का मामला हुआ, तो हुआ कि एक ही कमरे में तीनों लोग सोते हैं ठीक है। तो वही थोड़ा ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसने कहा मैं बीच में सोऊंगा, तो वो बीच में सो गया। डर तो टाइगर का था, वहाँ डर सबसे ज़्यादा था कि भूत ना हो, जो कि लाजमी, हम फिल्मी लोग हैं और दीवार भूत से होते हाथ हैं। आ रहा है। हाँ, भूत होते हैं नहीं होते हैं ये मैं सब पे छोड़ता हूँ, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो बीच में वाही, एक तरफ सूर्य साहब एक तरफ मैं, नींद वाही को नहीं आ रही है, बार बार सो गए क्या, मैं नींद जाग रहा हूँ। इतने में सूर्य साहब को नींद में बोलने की कुछ आदत, अरे बाप रे। और वो जोर से कहे नहीं बॉस ये नहीं हो सकता, वो आइए, अरे चीखा चिल्ली मच गई। हुआ कि क्या हुआ, सूर्य साहब को झगड़ रहा, क्या हुआ, कुछ नहीं बॉस क्या हुआ। वो यार एक तो रात भर मोमबत्ती जला के हम लोग सो रहे हैं, डर लगा पड़ा है भूत आ जाएगा, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुबह हुई, कोई नींद नहीं साहब, कि क्या किया जाए। हुआ कि वापस चलते हैं। तो फिर हम लोग बाहर निकले, गर्मी बहुत थी, टॉयलेट भी इतना वो नहीं था कि आप जा सकते, डर इतना बाहर की, बाहर टाइगर है, क्योंकि इलाका तो जंगल का था, टाइगर का इलाका था। तो किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकले, और ये बोला गया सूर्य साहब को कि तुम हमें मरवाने लाए थे। अरे बाप रे बाप। कि या तो भूत मार देता या टाइगर। तो वो था। दूसरा, कॉर्बेट में भी जैसे ढिकाला जो है गेस्ट हाउस, वो काफ़ी सारे वहाँ पे 25-30 कमरे हैं, तो अच्छा खासा एक कॉलोनी हो जाता है शाम में अब। बट अभी भी वहाँ के कई ऐसे रेस्ट हाउस हैं, जैसे जो जहाँ पे किसी को भेज दूँ तो पहली बार जो है डर जाएगा, उसका नाम है कांडा। अरे बाप रे। कांडा जो है ढिकाला से भी आगे 1 घंटे के सफ़र के बाद आता है। तो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जाके कोने में बसा हुआ बियाबान, न इंसान की जात। और उस जगह पे आपको एक केयर टेकर मिलता है, आप अपना रसद यानी खाने वाने का सामान लेके जाते हैं, दाल चावल वगैरह, वो आपको लेके जाते हैं, वो बना के खिला देगा। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब तो सोलर वोलर लग गया है, लेकिन इमेजिन कीजिए जब सोलर नहीं होता था तो भूत महल था पूरा वो, जाहिर है। हाँ। तो उस जगह पे मेरा एक ही बार रहना हुआ, मैं दोबारा नहीं गया था। क्योंकि बाद में इसलिए नहीं गया क्योंकि हम शूटिंग के लिए जाते थे, तो मेन एक्शन जोन जो था वो ढिकाला का होता है कॉर्बेट में, अगर बात की जाए, जहाँ पे चौड़ है, ग्रासलैंड है। तो आपको 1 घंटा आने का समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए कांडा दोबारा रुकने का मौका नहीं मिला। बट मैं एक बार रुका हूँ, और वो भी तब जब मैं वाइल्ड लाइफ, तब सोलर नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था। तो लाइट का इंतजाम कैसे हुआ? मोमबत्ती बस। बाप रे बाप। तो बियाबान जंगल में आपको पता है कि अगले 30-40 किलोमीटर रेंज में इंसान ही नहीं है, और भूतही जैसी हवेली है। जो उसमें रहता था केयर टेकर, उसकी जिंदगी क्या है? 2 लोग होते थे, एक केयर टेकर होता था, एक उसका असिस्टेंट होता था। उसकी उनकी बेचारा वो भी क्या केयर बड़ी करेगा। टफ जिंदगी उनकी होती है। केयर टेकर, हाँ, बहुत बेचारे बैठे हैं वहीं, पड़ी हुई ड्यूटी लगी है। डर किस बात का? डर टाइगर का मेन होता है जंगल में, लेकिन हम लोग जब शहर से जाते हैं तो भूत सबसे पहले आ जाता है। और भूत होता है नहीं होता है, मैं लोगों की सोच पे छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि होता है, मैं ये भी नहीं कहता हो या ना हो, पर फिर भी डर तो लगता ही है। मतलब आपको पता नहीं होता किस चीज़ का डर है, पर डर फिर भी लगता ही है ना। और इतने टूटे फूटे दरवाजे को चर आपके दिमाग में आ गया, कब्रिस्तान मूवी, पुरानी फिल्में, पुरानी हवेली, ये सब चलने लगता था। ये तो है। वो अलग एक्सपीरियंस होता था।
लेकिन जंगल की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने में और जंगल को हरा भरा रखने में, जानवरों की हिफाजत में कई बार नहीं भी ऐसा होता है, पर कम्युनिटीज़ का बड़ा रोल होता है, जो आसपास की कम्युनिटीज़ जंगल में काम करती हैं। आपका कभी ऐसा हुआ कि कम्युनिटीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ हो, जिन्होंने जो जंगल में काम करते हैं, या वहाँ जंगल के अंदर की कोई हिस्से में बसावट हो हम्म। उनकी, उनके साथ आप कभी शामिल हुए हो उनके किसी काम में, या उनके रिवाज आपने देखे कुछ? हाँ, ऐसे जैसे इन 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 जोन को हम बफर जोन कहते हैं, जी। जो जंगल की एज पे होते हैं। एक तरफ गांव होता है, फिर जंगल भी लगा होता है। हुँ, तो वहाँ पे गांव वाले होते हैं, हुँ, जैसे कुछ अच्छे, हुँ, कुछ बुरे भी। हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा सब बुरे होते हैं, कुछ हुँ, बुरे भी होते हैं। जैसे टाइगर ने उनके जानवर को मार दिया तो जहर डाल देते हैं, हुँ, इसका टाइगर ज़िक्र किया दोबारा था खाना आया, आपने। खा के मर गया। वो अच्छे लोग नहीं होते। हुँ, अगर आप उस जगह पे होंगे या मैं होता तो शायद मैं क्या कर रहा होता मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही जानता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अब उसने किल कर दिया है हुँ, तो जहर तो मत डालो यार। हुँ, अब रहता है मुआवजा, वो सरकार कई बार देती है, कई बार नहीं देती है। तो ऐसे ही एक जगह है बांधवगढ़ में। कॉर्बेट में तो कोई अंदर ऐसा कम्युनिटी नहीं रहती। हुँ, राजा जी में होती थी, गुजरों की एक पूरी कम्युनिटी होती थी। तो उनको जंगल से बाहर निकाला गया हुँ, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जी, और आज उस सक्सेस रेट ये है कि राजा जी में अच्छे भले टाइगर हैं, मतलब 30 के ऊपर टाइगर वाह! वहाँ पे हैं। जब ये लोग रहते थे तो वहाँ पे ज़ीरो हो गया था। हुँ, लेकिन यही एक कम्युनिटी, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक तो मैंने बताया था मालधारी, जो जी, जी, कि जी, एक बार आपने बताया था इसका ज़िक्र। गिर नेशनल पार्क में हुँ, हुँ, होते हैं। हुँ, तो वो कम्युनिटी उनकी होती है। दूसरी मैंने देखी थी मगधी जोन में ही आगे जा कर के, वो भी कोई उसके होते हैं। खैर, तो वो बड़े अच्छे से इंटरेक्ट किया उन्होंने, बल्कि हमने उनके घर में खाना भी खाया, उन्होंने खिलाया हमें अच्छी रोटी दाल, और उनके मवेशी वगैरह थे। तो उनका था कि ठीक है साहब, हम लोग अंदर नहीं जाते, मतलब कोशिश ये करो कि जंगल की तरफ आप उनको चराने के लिए, हुँ, ग्रेजिंग कराने के लिए न ले जाए। हुँ, बट कई बार टाइगर भी तो अपनी हदें पार करके जंगल से निकल के बफर जोन में आ जाता है उनके इलाके में, और उनके मवेशी को मार देता है। एक और कम्युनिटी होती है वन गुज्जर्स। हुँ, ये खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश मतलब नोमैड्स जो होते हैं, जी, जो जी, जी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बंजारे। बंजारे। ये कमाल के लोग हैं ये। अभी भी शायद आपको दिख जाएंगे शायद, हुँ, जब आप देहरादून की तरफ जाते हैं अच्छा, तो रोड के साइड में ही उनकी झोपड़ी वगैरह आपको दिखती है। या अगर आप उत्तराखंड की तरफ अगर बढ़ते हैं जंगल की तरफ, वो दिखते हैं। ये इन कम्युनिटी की बड़ी अच्छी बात ये थी कि इनमें से मैक्सिमम लोग मुस्लिम होते हैं, हुँ, एंड दे आर प्योर वेजिटेरियन। हुँ, वो मांस नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जो धंधा है वो गाय के दूध, बकरियों के दूध, दही, इन्हीं सब पे उनका वो चलता है। और वो इतने अच्छे होते हैं कि वो एक जगह पे ज़्यादा दिन नहीं ठहरते। हुँ, क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पे ज़्यादा दिन टिकेंगे तो उस इलाके का घास चारा जो है खा जाएंगे वो बहुत ज़्यादा। तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा और आगे चले क्या जाते हैं, बात है! वाह! फिर थोड़ा और आगे चले आते हैं। जैसे सर्दी होती है तो रोड के किनारे ज़्यादा होता है, गर्मी में धीरे धीरे अंदर। लेकिन वो जंगल को मेंटेन करके रखते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। वन गुजर की मैं बात करूँगा। और उनकी लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी होती है जो मैं नहीं समझ पाया। हुँ, बट मुझे उनका तरीका बड़ा अच्छा लगा कि वो नॉनवेज नहीं खाते, हुँ, मुस्लिम होते हुए भी, हुँ, और जंगल को अपना भगवान मानते हैं वो। क्या बात है! और ग्रेजिंग उतना ही कराते हैं जितनी ज़रूरत हो। ये नहीं कि एक तरफ से जानवर छोड़ दिया पर एक तरफ का जंगल ही साफ़ कर दिया। हुँ, तो उनको एक आइडिया है कि मवेशी बस, होते हैं उनके हाँ, पास। मवेशी होते हैं। तो कुछ दिन रहा, कुछ दिन आगे बढ़ गए, और जंगल की हद के अंदर नहीं जाते वो हुँ, बाहर बाहर ही चरा करके। तो इस तरह की कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। बांधवगढ़ में भी कई कम्युनिटी ऐसी है जो उनको बचाने के उसमें काम करते हैं। हुँ, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो मारने का काम भी करती हैं। जिनका ज़िक्र किया था एक जैसे बार। ताल छापर एक जगह है जी, जो आजकल बड़ा चर्चा में है, विश्नोई गैंग जो आप हम बात कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी इतनी अच्छी होती है कि जब किसी वो जो काला हिरन जिस पर इस सलमान पर खान हाँ, बवाल वाला चल रहा है। इल्ज़ाम लगा है, जिसको लेकर कितना सब कुछ हुआ, इनमें अगर उस बच्चे की माँ मर जाती है हुँ, तो उस बच्चे को विश्नोई कम्युनिटी की औरतें अपनी छाती का दूध पिलाती हैं। हुँ,
तो इतना प्यार, इतना त्याग इनमें दिखाई देता है विश्नोई फैमिली में कि वो उस बच्चे को, अनाथ बच्चे को अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट करते क्या बात है, वाह। तो इस तरीके के अच्छे लोग हैं। कुछ घटिया लोग भी हैं, संसार सिंह जैसे लोग जो कि तस्करी का काम करते हैं, तो वो जानवर को मारने का काम करते हैं। लेकिन यही विश्नोई हैं, यही मालधारी जैसे कम्युनिटी हैं जो इनको बचाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। और जंगल में जिस तरह से आप बता रहे थे कि मुआवजा सरकार देती है, तो झूठे मुआवजे के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। सरकारी मामला है तो आप तो जान ही सकते हैं, मिली बहुत भगत होती होगी बहुत सारे कि फर्जी दिखा दिए 4-6, कई 4-6 जेन्युइन को भी नहीं दिया, तो वो होता है। लेकिन यूजुअली अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, लोग अवेयर हैं। इसकी वजह है कि पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, तो आप कहाँ जाएंगे फरियाद करने। अभी आप गए, उसने कुछ नहीं, वो वीडियो बनाया, उसके बड़े ऑफिसर को भेज दिया कि ये देखिए साहब, वो अपने मवेशी को अगर किसी जानवर ने मारा उसकी वीडियो बना करके भेज देगा। एविडेंस उसके पास होता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, और एज पर द गवर्नमेंट रूल या पॉलिसी, मान लीजिए एक भैंस मारा है तो 15,000 20,000 सरकार देती है, बकरा मार दिया तो 2,000 3,000 वटेवर, हर जगह के अलग अलग पैसे मुआवजा जो है वो दिए जाते हैं। उसमें काफ़ी बदलाव आया है, पहले की तरह अब नहीं रह गया है जी। और यही एक उपाय है जानवरों को बचाने का कि अगर किसी गांव वाले के कैटल को जंगल के जानवरों द्वारा अगर उनको नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई कर देंगे तो बदला नहीं लेगा। फिर जंगल वाले यही करते, गए पहुंचे, और ये बहुत ही तेज़ी से वो काम करते हैं। जैसे उनको पता चला कि फलां जगह गांव में घुस के एक टाइगर ने एक बैल को मार दिया या भैंस को मार दिया, गाय को मार दिया, जंगल वाले फ़ौरन पहुंच के मुआवजा दे देते हैं कि भैया ऐसा है, छोड़ दो, और उसके जो जानवर हैं उसको उठा के थोड़ा जंगल की तरफ रख देते हैं ताकि मुआवजा हो जाए। मुआवजा मिल गया, अब छोड़ो, तो ये हमारा हो गया है। चूँकि टाइगर दोबारा खाने आएगा तो उसको जंगल की तरफ रख देते कि उधर ही खा लेगा। पब्लिक भी अपने लेवल पे बड़ी चालाक है बहुत। जैसे मैं भी एक किस्सा सुन रहा था, किसी साहब ने बताया कि वहाँ पे सरकार जो है कुछ फ्लाईओवर या कुछ बना रही थी, तो बीच में जो खेत आ रहे थे, तो ये हुआ कि भाई एक ज़मीन जिसकी होगी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। रायबरेली की घटना है पुरानी, वहाँ पे वो इंडस्ट्री लग रही थी वहाँ पे, सॉरी, तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री बननी है, रेल कारखाना बनना है, तो जिसकी ज़मीन आ रही है उसको फैक्ट्री में नौकरी मिल घर के एक आदमी मिल जाएगी। बोला ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे किसी की एक ज़मीन है, 4 घर और उसके 4 बेटे हैं, 4 तो घर उसने ज़मीन का बंटवारा करके थोड़ी थोड़ी ज़मीन चारों बेटों को दे दी कि अब आपको चारों बेटों को नौकरी देनी पड़ेगी, और ऐसा हुआ। तो ये सब सुंदर खाल वाला में बताया था आपको, कहाँ कुछ लोग नहीं, आज 3,000 वोटर हैं तो यही हुआ ना कि आज नहीं तो कल मुआवजा मिलेगा, आज नहीं तो कल सरकार हमें हटाएगी, तो आ जाओ तुम लोग भी, सबका फ़ायदा हो जाएगा। और अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, 10-10 लाख पर पर्सन जो होते हैं उनको मिलता है, देना पड़ता है। तो ये है। बाकी मतलब ये कम्युनिटी की बात होगी। जंगलात के जो गार्ड्स होते हैं जो पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, ये लोग कमाल का रोल अदा करते हैं। मेहनत तो करते हैं, साथ में ये लोग गांव वालों को भी पटा करके रखते हैं, ताकि कई बार होता है मुखबिरी हो गई। मुखबिरी कैसे होगी, मान लीजिए कोई पोचर है, एक्टिव है, तो वो सबसे ज़्यादा संपर्क में रहता है गांव वाले के, उठना बैठने की, आता है टाइगर, हाँ आवत है, इधर से नहीं तो इधर से दिक्कत है, तो वो लोग भी जा कर के उनसे मिलते जुलते, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो प्रिपेयर रहते हैं कि इसको कैसे दबोच के रखना है। तो पूरे लोग बहुत ऐसा नहीं कि जंगल अपने आप पनप रहा है, करेक्ट, जंगल को तो खत्म करने के लिए इंसान बेताब है। आज मौका मिला, आज जानवरों को मारने के लिए लोग पागल हो रहे हैं कि कैसे इनको मार के ख़त्म कर दें। धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान है, जो मैं कहता हूँ। तो अगर जंगल बचा हुआ है, उनमें इन सारे लोगों का रोल है, उन गांव वालों का जो इसको बचाते हैं, वो गार्ड्स, वो बड़े ऑफिसर्स जिन्होंने, और सबसे पहले तो वो लोग गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो जंगल तब बचा है। आज अगर सरकार हाथ खींच ले, डिपार्टमेंट हाथ खींच ले कि जंगल अपने आप चलेगा, लिख के दे रहा हूँ 3 महीने जंगल ही नहीं बचेगा, सारे जानवर ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक लंबा अरसा क्योंकि आपने वाइल्ड लाइफ में गुजारा है, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँ, शायद इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं। जब आप पहली बार जंगल में गए तब, और अब जब आप
जाते भी हैं कभी कभी, जैसे टूरिस्ट भी जा रहे हैं या काम से जा रहे हैं, तो अब आप जंगल के अंदर कैसे बदलाव देखते हैं उस हिसाब से कि जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, कि अब आप जिस हिसाब से आप देखते हैं कि क्या पौधों में कुछ बदलाव आया है, जानवरों के बर्ताव में क्या बदलाव आया है, उसके घनत्व में क्या बदलाव आया है जंगल में, इस तरह से क्या आप बदलाव देखते हैं जंगल में अब? देखिए जमशेद भाई, अच्छा सवाल है ये बहुत। बदलाव नियति का नियम है, ठीक है। बदलाव ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी, बाकी सब चले जाएंगे, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जंगल को मैंने 22 साल से देख रहा हूँ, बचपन से ही देख रहा हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो जंगल ही है, हुआ करता था, अभी भी जंगल जैसा ही है, पहाड़ नदियाँ सब हैं। तो उस इलाके में एक भी जानवर नहीं है, मेरे जो होम टाउन वाला इलाका है। इक्का दुक्का कभी हिरन दिख गया, जबकि घंघोर जंगल है। क्यों नहीं है? खा गए मार के सब, लोग मार के खा गए। इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे आपने लगा दिया, तो पूरा हैबिटेट आपने डिस्टर्ब कर दिया, जंगल से सारे जानवर लुप्त हो गए, गायब हो गए, चले गए। अब आते हैं इन जंगलों की तरफ जो रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं या बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं। सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का बदलाव जो है वो पड़ा है चिड़ियों पे। सबसे बड़ा जो असर दिखता है वो सबसे पहले चिड़ियों पे दिखता है, जिनका आना कम हो गया है। मतलब गिद्ध, देखिए आपको कितना अरसा हो गया? मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत ज़माने हो गया, बचपन में देखा था। बचपन में हम सब लोग गिद्ध देखते थे, गांव में आते थे, आप सब भी हमारे जो साथी हैं, आम था। गिद्धों का पर्यावरण में रहने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। वो सफाई का काम करते हैं। गिद्ध का होना एक अच्छे सिस्टम को बताता है। अब गिद्ध मैंने भी बहुत दिन से, मतलब यहाँ नहीं देखा, अपने होम टाउन में नहीं देखा, पहले वो खूब आते थे। इसकी वजह ये है कि अब जो जानवर हैं, पहले जानवर मरता था, आप फेंक देते थे, गिद्ध आते थे, खा लेते थे। गिद्ध वही खाते थे, मरा हुआ जानवर खाते थे। तो सफाई का काम करते थे। जंगल में कोई जानवर मर गया उसको खा जाते थे। अब क्या है कि हमने जानवरों में अपने जो मवेशियों में इतना एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह ये सब डालने शुरू कर दिए, वो खा करके उनका भी बुरा हाल हो गया है। गिद्ध बहुत कम बचे हैं, तो चिड़ियों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। अब आते हैं बदलाव। तो पहले जैसे मैंने बोला कि जंगल में वो लोग जाते थे जो एक मतलब आराम को छोड़ करके तकलीफ झेल सकें, राइट, उस तरह के लोग जंगल जाते थे। करेक्ट। आज जंगल में तमाम सुविधाएं, तो कोई भी जा रहा है। अब टूरिज्म हो गया ना, टूरिज्म हो गया, वो पूरा एक पैसा है, उसके पीछे एक बिजनेस है, पूरा एक रेवेन्यू मॉडल है, आप कह सकते हैं। तो वो वाला टाइम देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये आज क्या हो रहा है। बट एक चीज़ है कि इन्हीं टूरिस्टों की वजह से टाइगर्स बचे हुए हैं, क्योंकि वो निगाह तो बना के रखते ही हैं, साथ में जंगल वालों को भी प्रेशर होता है कि भैया टाइगर नहीं देखेंगे टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो करोड़ों का जो फायदा हो रहा है वो लॉस में चला जाएगा। भले वो उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन जंगल उससे आबाद है। उसमें सारे तरीके के लोग जाते हैं, जैसे जज साहब भी जा रहे हैं। जज साहब को कोई चीज़ पसंद नहीं आया, उन्होंने उठा के ये क्या हो रहा है, तो जंगल वाले डर जाते, जल्दी सही करो। मिनिस्टर साहब भी गए, उन्होंने जाके देखा ये क्या हो रहा है, इसको सही करो। हम जैसे जर्नलिस्ट भी पहुंच जाते हैं, और कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी चले जाते हैं, वाइल्ड लाइफर तो हैं ही। तो इनका प्रेशर जंगल वालों पे बना रहता है कि भैया हर तरीके के लोग आते हैं, तो वी शुड अच्छे से जंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चेंज फ़ायदे के लिए है। अब जैसे चिड़िया नहीं आ रही है, इसकी वजह सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जिम्मेदार है इसके लिए कि आपने उसका रूट ख़त्म कर दिया। ग्लेशियर ख़त्म हो गए, कब सर्दी पड़ेगी, कब बारिश होगा, हमें नहीं पता, उन बेचारे बेजुबानों को क्या ही पता। ये एक हुआ। दूसरा, जंगल, जब हम कहते हैं कि जंगल बचाना है, तो हमारी इतनी वसत नहीं है, इतना हमारे अंदर वो नहीं है मापदा कि हम जंगल को बचाएं। जंगल को बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि जंगल को जगह चाहिए, यानी जंगल मत काटो। जंगल जंगल रहेगा, उसमें जो रहने वाले जानवर हैं उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको जाके बिस्किट खिलाएंगे या गोश्त दे देंगे या कुछ दे देंगे, वो अपने सर्वाइव कर जाते हैं। उनका एक इकोसिस्टम है जिसके तहत वो रहते हैं। अगर आप कहते हैं टाइगर बढ़ाना है, तो टाइगर नीड स्पेस। वो भी टाइगर के कंजर्वेशन की ज़रूरत अब इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने उसको पहले इतने सारे मार डाले हैं, उनके नंबर्स कम हो गए। बिल्कुल, अदरवाइज आपको उनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत थी नहीं। अब जब जाके जब 1400 के आसपास बचे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि उनको बचाया जाए। नहीं,
टाइगर आज की डेट में 3000 से ज़्यादा है हमारे पास। और सवाल ये है कि आप किसी जंगल में, मैंने जितने जंगल देखे हैं जहाँ टाइगर नहीं होता ना, वो जंगल ही ख़त्म हो जाता है। पेड़ पौधे दिखेंगे, बाकी जान नहीं दिखेगा उस जंगल में, क्योंकि टाइगर बैलेंस करता है। तो अगर आपको टाइगर बढ़ाना है तो आप कहेंगे जी हम 10 करोड़ का फंड पास कर दे रहे हैं, हम 4 बड़े ऑफिसर, 200 लोग पेट्रोलिंग टीम लगा दें। नहीं चाहिए, टाइगर को जगह दे दो, वो सर्वाइव कर जाएगा। उसकी वजह से बाकी जंगल के जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस उसका बना रहेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप जितना चाहे जंगल को छेड़िए मत। डेवलपमेंट के नाम पे जो हम काम कर रहे हैं, कि हम जैसे परसों तरसों में ऑफिस में किसी से बात कर रहा था कि मैं सोच रहा था मैं शहर में क्या करने आया था। तो मैंने दूसरे से, तुम क्या करने आए थे? उसने कहा सर यहाँ पे ग्रोथ होती है। मैंने किस चीज़ की ग्रोथ होती है? सर मतलब रोज़गार वगैरह। हम कि ठीक है, तो यहाँ क्या है? आज दिल्ली की हालत ये है, नोएडा में जहाँ बैठे हैं, कि जितने धुएं आप बाहर देख रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है। और रिपोर्ट आया है कि आप न पीते हुए भी 10 सिगरेट रोज़ का पी जा रहे हैं। इतना नुकसान ये हवा पानी हमने दूषित कर दिया है कि 10 सिगरेट जितना आपके लंग्स के लिए खतरनाक है, उतनी ही आज की आबो हवा। तो क्या मिला इस शहर से? डेवलपमेंट के नाम पे हमने जंगल ख़त्म करके शहर बसा दिया। और जगह जाएंगे अंदर इंटीरियर में तो आपने वहाँ पे फैक्ट्री लगा रखी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिसके केमिकल्स निकल रहे हैं। और वो कोई भी चीज़ सिस्टम से हमारे इस देश में नहीं होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका वेस्ट जो होगा पीछे से निकाल दिए, वो पूरा का पूरा वाटर लेवल जो है वहाँ तक जाके मिल चुका है। करेक्ट। मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं यूपी में, सोनभद्र में ही फ्लोरोसिस करके बीमारी एक होती है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। करेक्ट। पूरे के पूरे गांव तबाह हैं। आपको लगेगा कि बड़ा नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर है वहाँ का। नहीं, वो जो फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, उनकी जो वेस्ट निकल रहा है वो वाटर लेवल से जाके मिल चुका है। और उस पानी को पीने से उनको इतनी बीमारियाँ लग रही हैं कि कोई नहीं सोच रहा। पूरा जंगल अंदर, वही पानी जानवर भी पी रहे हैं तो वो भी पी के मरेंगे। तो डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो हमें ऊंची ऊंची इमारतें, इंडस्ट्रियल बेल्ट नज़र आता है, फैक्ट्रीज नज़र आते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो है, जो बाकी बचे हुए जगह हैं उन पे पड़ता है। तो अगर एक इलाके में मान लीजिए 5 किलोमीटर में फैक्ट्री है, तो मेरा मानना है कि 50 किलोमीटर तक का एरिया बर्बाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो धुआं निकल रहा है, कभी आप जाइए शुगर मिल वाले इलाके से गुजरिए, कितनी बदबू आती है। तो वो बदबू आप सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर पाते 2 मिनट के लिए, लेकिन उस बदबू के अलावा जो वेस्ट निकलता है उसका क्या होता है, कभी चेक कीजिएगा पीछे से जाकर के फैक्ट्री के। ट्रेन से गुजरते हैं जब बरेली के पास से, तो एक महक आती है ना ट्रेन के अंदर, वो मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए होती है। शुगर मिल उस 3 मिनट के लिए भी हमें अजीब सा, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अरे ये कैसा है। तो सोचिए जो गाँव उसके पास है, जो 24 घंटे उसी में सांस ले रही है, उसके लिए क्या हाल होता होगा। और प्लस कोई मापदंड नहीं इनका। करेक्ट। अच्छा, गांव वाले भी आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको लगता है डेवलपमेंट, वही है डेवलपमेंट है, नौकरियां हैं, रोजगार है, चल रहा है। तो वो एक साइकिल है और हम धीरे धीरे जिस तरीके चल रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे और हम भी निकल लेंगे। ठीक, यही है। तो आपको तो, आपने तो जंगल को और इस कुदरत को बहुत अलग तरह से देखा है। तो आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप जो इसको लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, आपको कैसा लगता है उनसे मिलके? आप कुछ कोशिश करते हैं कि उन्हें अवेयर करें, उन्हें बताएं अपनी असल ज़िंदगी में? देखिए मेरे कहने से अगर कुछ बदलाव हो सकता है ना, तो मैं बहुत कुछ बदल चुका होता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ के लिए खींचूं। ये शो भी एक मकसद है कि ज़्यादातर लोगों को बदल नहीं सकते, कम से कम सोच तो अवेयर हो, पैदा कर सकते हैं ना। करेक्ट। तो शेर खां जो शो है वो इसीलिए है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जो ख़त आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आपने हमारे अंदर एक पैदा कर दिया है, जंगल से मोहब्बत पैदा कर दी है। तो मुझे लगता है कि यार यही मेरा, आपका और मेरा नजराना है जो लोग देते हैं। अगर हम आप मिल करके आज के डेट में एक एपिसोड में एक आदमी को अवेयर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। करेक्ट। ठीक है, जो लोग इस तरीके होते हैं, मैं उनको डांटने वाले हो तो मैं डांट भी देता हूँ, क्या बदतमीजी है ये, किस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो। और जो है ही हूत आदमी, तो उसको क्या समझाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कई बार लगता है ले आकर इनको टाइगर साहब धक्का दे दो, तब पता चलेगा कि तुम क्या थे और ये क्या चीज़ है। करेक्ट। तो
तो यही हमारी कोशिश है कि हमारे शो से माहौल बदले, आपके अंदर एक अवेयरनेस आए, और अवेयरनेस आ रही है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। तो बिल्कुल। चिट्ठियों की तरफ बढ़ते हैं। एक एक आदमी अगर, जो सुनने वाले हैं, एक आदमी अगर कन्विंस होता है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक और को कन्विंस करे, और वो अगला तीसरे को, चौथा, पांचवा, छठवां। अगर ये हो गया ना, मैं बता रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, अपना घर तो बदल सकते हैं। यानी हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, वो भी बदल गए, उनके दिलों में जंगल के लिए प्यार आ जाए, जानवरों के लिए प्यार आ जाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी जमशेद भाई। तो चिट्ठियों की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सुनील भाई की चिट्ठी है, जिस पर उन्होंने लिखा है हेडिंग मोटे मोटे अक्षरों में कि धरती पर रहने वाले सबसे दुष्ट प्राणी। हाल ही में खबर पढ़ी कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सोन नदी के किनारे तेंदुए ने एक जवान युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक अपने कुछ साथियों के साथ वहां पिकनिक मना रहे थे और वो लोग झाड़ियों के पीछे छिपी हुई मादा तेंदुए को बार बार ऊंची आवाज में बाहर निकलकर तस्वीर लेने के लिए न्योता दे रहे थे। देखा मैंने ये वीडियो। और फिर ये हादसा हुआ जब तेंदुआ ने एक युवक को दबोच लिया, जिसे अचानक कहना मुश्किल लगता है। ऐसा मुमकिन है कि मादा तेंदुआ नदी किनारे झाड़ियों में अपने बच्चों के साथ छुपी हुई थी और उनकी परवरिश कर रही थी। खानचा, आपकी बातों से लगता है जीवन में आपने अपने सिर के बाल जंगलों में काफ़ी सफ़ेद किए हैं और आपने वहाँ खूब फोटोग्राफी की है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना किया था? कोई किस्सा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एक मोबाइल फ़ोन कैमरे की दुनिया में जब फ़ोटो लेना इतना कॉमन हो गया है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन शौकीन लोगों को जो जानवरों को अपने कैमरे में उत्सुकता से फ्रेम और कैप्चर करना चाहते हैं? ये जंगल जिंदाबाद करुणा ने भेजा है, लिखा है शेर खान की नई दर्शक हैं करुणा, न्यू जर्सी अमेरिका से। क्या बात है करुणा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और वो जो लोग थे ना जो तेंदुए को बुला रहे थे, बहुत सही तेंदुए ने काम किया। मैं और आप क्या ही करते, उन पागलों को समझाते, वो समझते नहीं। तेंदुए ने आया, उनको समझा दिया लेपर्ड ने कि ऐसा है बाबू, बदमाशी करो तो बख्शे नहीं जाओगे। कहते हैं कुदरत का इंसाफ इसे ही कहते हैं। अब रह गया कि मोबाइल वाली दुनिया। देखिए, कैमरे से फ़ोटो खींचना एक अलग एहसास होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो कैमरा है ना, वह है आपकी आँखें। और यकीन मानिए, जिस दिन आप टाइगर को अपने आँखों से देखेंगी, जब देखेंगी, वो पिक्चर जब तक आप रहेंगी इस दुनिया में ना, वो हटेगा नहीं। उसको आपको फ्रेम कराने की ज़रूरत नहीं। वो जब आँख बंद करेंगे, आप सोचेंगे मैंने वो टाइगर देखा था, टाइगर आपके आँख के सामने होगा। हाँ, ये अलग बात है, दूरी पे होता है तो मोबाइल से आप क्लियर शॉट नहीं ले सकते, उसके लिए आपको अच्छे DSLR, अच्छे लेंस की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। लेकिन वो महंगा शौक़ है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स उससे क्लिक कीजिए, और मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। बट आपने ये किस्सा शायद मेरे साथ शेयर किया है, मुझे किसी ने भेजा था ये वीडियो, आई थिंक आप ही रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है उन्होंने बदमाशी की और उनको उसी जगह सज़ा मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी अविनाश की है और ये चिट्ठी भी सैन होजे कैलिफोर्निया से है। क्या बात है, विदेशों में हमारे शो को देख रहे हैं लोग, बड़ी खुशी होती है। बड़ी बड़ी चिट्ठी है इनकी, जिसमें इन्होंने अपने कई जो टाइगर के साथ एनकाउंटर्स हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। वाह। मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ता हूँ। इन्होंने लिखा है कि डियर आसिफ भाई एंड जमशेद भाई, first I would like to thank you for starting the podcast, Sher Khan. It is so refreshing and delightful. You all have taken time to create this wonderful podcast. I am a resident of San Jose, California, but I grew up in India, traveling with my father in several towns of India, and then he settled in IIT Kanpur. Once I was ready to move out of home, I went to work for coal industry, and my posting was Chhindwara district, Dungaria. Living there felt like the world ended after the village. Although it was not part of any reserve forest but was near Pench Valley, we were susceptible to wildlife. I have 2 specific encounters with tigers and I feel compelled to share with you all. If you think they're worthy of reading, then please do the honor. Avinash, we've just read all the encounters that you have just mentioned, and we'll not read the full of it here. And the closing part of it says that this memory will be in me till I live. The letter has become very long, but the experience I had cannot be expressed in few words. And sorry, I could not write in Hindi. Hope you all will pardon me for that. Thanks and regards, Avinash. तो कोई बात नहीं, आपने हिंदी में लिखा या अंग्रेजी में लिखा, भाई कोई भी लैंग्वेज लिखो, लेकिन वो जो आपने लिखा ना कि आपने 2 इनकाउंटर जो टाइगर के साथ किए,
तो मैंने कहा है ना कि वो मेमोरी छपती है, और आप बहुत किस्मत वाले थे जो आपने देखा, और कभी भी इंडिया आइए तो विजिट कीजिए जंगल को दोबारा से। और भी कहानी आपकी हम पूरी पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे वक्त की कमी इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। बट बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका कि आपने हमें खत लिखा, आगे भी लिखते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तन्मय गोस्वामी कह रहे हैं कि जो बेनाम खत आपने पढ़ा वो मेरा था। मैं तन्मय गोस्वामी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। एक अभिनय से फिल्म बनाने में और जंगल के वन्य जीवों के बारे में फिल्म बनाने में बहुत फ़र्क होता है। अक्सर लोगों की नियति ये सुनिश्चित करती है कि और अधिक पाना है, लेकिन हमारे समाज के कुछ महान शख्स, टॉम साहब जैसे लोग उठकर आए, अजय सूरी साहब, खांचा, रहेजा साहब, और मैं इनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जंगल में फिल्म बनाकर हमारे जैसे जंगल प्रेमियों के जीवन को प्रकाशित किया और बहुत से आकर्षण के दरवाजे खोल दिए। और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक रहेगा, इन कहानियों को सुनने के बाद ज़रूर हम व्यूअर्स में बहुत से लोग एक समय निर्धारित कर जंगल घूमने ज़रूर जाएंगे। खांचा, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कान्हा के ऊपर कभी समय मिले तो एक एपिसोड ज़रूर करें। ज़रूर 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 ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर। और आपने टॉम साहब का जिक्र किया, सूरी साहब का, रहेजा साहब का, वाकई में ये काबिले तारीफ़ लोग हैं। मतलब तन्मय गोस्वामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस मिशन को जो हमारा है कि एक से एक जोड़ना है, जोड़ते रहिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। एक चिट्ठी और ले लेते हैं शुभम जोशी साहब की। लिखते हैं, नमस्ते शेर खान एवं जमशेद जी, हमारा ख़त पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट शो प्रेजेंट करने के लिए भी। शेर खान जी ने सही कहा, अभी हम ऋषिकेश उत्तराखंड में रहते हैं। राजा जी नेशनल पार्क चीला जोन बैराज के पास हमारा घर है। कुछ ही दिनों पहले लक्ष्मण झूला जाते वक्त हमें हिरण दिखे, बहुत अच्छा लगा। रहने वाले हम मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के पास ही। हमारे एक दोस्त हैं जो कि ड्राइवर हैं और कई बार उन्हें हाथी दिखते हैं। उस रूट में हाथी बहुत हैं, चीला जोन के रास्ते पर। जी जी। थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने ऋषिकेश से थोड़ा आगे बद्रीपुर रोड पर एक टाइगर देखा। सुबह सुबह का समय था। 2 साल पहले मैं रुद्रप्रयाग और ऊखी मठ के पास एक गांव में गया था। वहां बाघ की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। पहाड़ी लोगों के साथ समय बिताना बहुत खूब रहा। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पर आपका पॉडकास्ट भी एकदम ज़बरदस्त था। मुझे ख़ास तौर पर पक्षियों की आवाज़ पर मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। शुभम साहब कह रहे हैं। शुभम भाई, वो जो रोड आप बता रहे हो चिला वाला, वो वन ऑफ माय फेवरेट रोड बाय द। वो पूरा नहर एक बहती है, वो चिला बैराज है, और वो पूरा लक्ष्मण रोड के इस तरफ बीच में गंगा जी है, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, ये इधर है नीलकंठ वाला रोड कहते हैं इसे। बहुत ही खूबसूरत पैच, और सर्दियों में हाथियों से आपकी अच्छी वाली मुलाकात वहाँ पे हो जाएगी। बल्कि एक किस्सा था, मैं वहीं चिला बैराज में ही सरकारी वो है हट्स बने हुए हैं, अब तो पहले टूटे फूटे, वो भी हाईटेक कर दिया गया है राजा जी को। तो मैं शाम में बैठा हुआ था, वहाँ रुका था, अपने अकेले था मैं, कोई नहीं था, और वाइल्ड लाइफ में काम करता। 2015-16 की बात थी। मैं ऐसे ही घूमने गया था अकेले, दिमाग को अपना वो करने के लिए। तो पुलिया बनी हुई थी, तो मैं पुलिया पे गाड़ी लगा करके बैठा था। रात के कुछ बज रहे होंगे, 9, 9:30 का वक्त था। तो मैं बैठा रहा आधे घंटे, उसके बाद मैं उठा जहाँ की ये बात कर रहे हैं साहब। तो मुझे लगा कि गाड़ी में बैठ के जब मैंने ऑन किया तो मुझे लगा एक कुत्ता रोड क्रॉस कर गया है। फिर मैंने कहा यार, कुत्ता तो इधर नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी गाड़ी आगे मारी तो लेपर्ड था, यानी वो मेरे बगल में बैठ के मेरे साथ वो भी लगता है बातें सुन रहा होगा या सोच रहा होगा। ये अच्छा था कि उसने अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर नहर वो बहुत चौड़ा है, वो अगर मैं गिरता तो शायद मर जाता। लेकिन जिस जगह पे आप अभी बता रहे हैं आप हैं, वो कमाल की खूबसूरत जगह है, और सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे दिखने को मिलता है नज़ारा। और चिड़ियों का साथ मेडिटेशन, इससे खूबसूरत चीज़, सुबह आप उठें, बजाय हॉन्किंग के जो हॉर्न बज रहे होते हैं, चिड़िया अगर चीं चीं कर रही होती है नाना प्रकार की, इससे अच्छा सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खत लिखने के लिए साहब। एक चिट्ठी और लेते हैं और उसके बाद फिर हम कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। ऋषभ चौरसिया जी कहते हैं,
नमस्ते खानचा, नमस्ते जमशेद भाई। मैं ऋषभ चौरसिया, मंडला, मध्य प्रदेश से। जैसा कि खानचा सरिस्का वाले एपिसोड में आपने मेरे ईमेल का उत्तर दिया जिसमें मैंने कहा था कि नेशनल पार्क और मुन्ना टाइगर का जिक्र जिसमें हुआ था, खानचा गुजारिश है आपसे कि कृपया कान्हा नेशनल और मुन्ना टाइगर के बारे में एपिसोड बनाएं। जैसा कि मैंने मेरे पिछले मेल में भी जिक्र किया था कि मेरा गांव हृदय नगर, जो कि कान्हा नेशनल पार्क से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है, मैंने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से सुना है कि मुन्ना टाइगर दूसरे टाइगर का भी शिकार किया करता था, जो कि अपने आप में एक टाइगर के लिए बड़ी विचित्र बात है। इस बारे में अपनी राय रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुन्ना टाइगर के एक बेटे भी थे, छोटा मुन्ना। उसके बारे में पता चला कि वो जंगल से गायब हो गए और आज तक उनका जिंदा या मुर्दा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो कृपया इस बारे में अपनी बात रखें। इस ईमेल में तो खैर इतना ही, बाकी हम आपसे जुड़े रहेंगे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। इनका नाम ऋषभ चौरसिया है। ऋषभ भाई, कान्हा पे हम बहुत जल्दी पॉडकास्ट करेंगे। और मुन्ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत ही फेमस टाइगर थे, ये सही बात है। और वो शिकार नहीं करते थे, वो टेरिटरी के लिए लड़ते थे। और जो टाइगर, जैसा कि मैंने कहा, ताकतवर होता था, टेरिटरी उसकी। छोटा मुन्ना वाले जो आपने बात की, वो मुझे लगता है जो इंसानों वाले मुन्ना कोई होंगे, छोटे मुन्ना को उठा के ले गए होंगे। बट जल्दी हम कान्हा पे, कान्हा बहुत ही खूबसूरत जंगल है और बहुत सारे किस्से हैं, और हम इस पे जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। पिछला जो हमारा एपिसोड था जिस पर हमने स्कूल की बात की थी, स्कूल इन द जंगल, उस पर बात की थी। उसके बहुत सारे कमेंट्स हैं, उस एपिसोड को बहुत प्यार मिला। उसमें एक बहुत खूबसूरत एक कमेंट है जो हिना नाम की एक मैम ने भेजा है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखती हैं हिना जी कि जंगल जिंदाबाद और आबाद रहे हमेशा, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। 36 वर्षीय गृहिणी हूँ, 3 बच्चे और बीमार बूढ़ी सास के साथ पूरा दिन थका देने वाला होता है। इस बीच घर के काम करते वक्त शेर खान और 3 ताल के एपिसोड देखती और सुनती हूँ। वही सुकून का एहसास है जो बचपन में दिन भर के खेल की थकान के बाद दादी की कहानियाँ सुनने में मिलती थीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत प्यार। जंगल जिंदाबाद। हिना जी बहुत शुक्रिया। ये कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, और ये नहीं, जितने भी कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ये अलग बात है, वक्त की कमी होती है और हम उसे नहीं ले पाते। और आपका थकान अगर 3 ताल और शेर खां सुनने से निकल जाता है, एक माँ होना वाकई में बहुत मेहनत और मशक्क़त वाला काम होता है, साथ में आपकी एक सास भी हैं। तो चलिए, आपको बहुत शुक्रिया है, सुनते रहिए और यूं ही आप खुश रहें। देवेंद्र शुक्ला साहब लिखते हैं, खानचा जमशेद भाई को जंगल जिंदाबाद। पता नहीं मेरा कमेंट पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। देखो भाई, पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं भाई। जमशेद भाई छोड़ते कुछ नहीं, वक्त की कमी होती है, बस ये हो जाता है। पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ और पार्ट टाइम शेर खानिया और 3 तालियाँ हूँ। वाह। शेर खान के पहले 3 एपिसोड निपटाने के बाद ये लेटेस्ट एपिसोड देखा। आपको बताने में मुझे खुशी है कि मेरी पहली पोस्टिंग उमरिया के पास ही थी। तब मुझे बांधवगढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सिद्ध बाबा की कृपा से टाइगर का भी दीदार हुआ। वाह वाह वाह। आप लोगों के पॉडकास्ट देखकर मेरी पबजी खेलने की लत कम हो रही है। अच्छी बात है। मुझे 3 ताल और शेर खान दोनों सुनना बहुत अच्छा लगने लगा है। जंगल जिंदाबाद। देवांश शुक्लेश्वर साहब, देखिए, सिद्ध बाबा की कृपा जो है सब पे बनी रहे। हाँ। आप किस्मत वाले थे जो आप बांधवगढ़ गए। और उमरिया छोटा सा एक टाउन है। देवांशु केशरवानी साहब। हाँ, केशरवानी साहब लकी हैं। और जब भी दोबारा मौका लगे, बाबा का आशीर्वाद लेने चले जाइएगा, ज़रूर आपको टाइगर का दीदार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। कुछ कमेंट्स और हैं। फरदीन खान साहब का लिखा है कि खानचा आपका पॉडकास्ट देखकर दिन बन जाता है। नेचर लवर का एक अकाउंट है, इसमें कह रहे हैं खानचा जंगल जिंदाबाद। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जंगल जीवन में जी रहा हूँ। मेरे सपने भी मछली के आते हैं। क्या बात है यार, बहुत खूब। मेरे यूट्यूब पर अचानक एक वीडियो आ गया और मैंने देखा, बस एक ही दिन में सारे एपिसोड देख डाले। सरिस्का वाला, टॉम साहब वाला, 2 टाइगर्स की जंग वाला, शेर खान वाला, भेड़िया और भी एपिसोड। ये मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि खानचा का मैं बहुत बड़ा वाला भक्त हो गया हूँ और अब मैं ऑल इंडिया के टाइगर रिजर्व देखूंगा विद फैमिली। आपका इंटरव्यू, आपका नेचर ऊपर वाले की देन है। खानचा जिंदाबाद, जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यार। और पूरे एपिसोड आपने देख डाली, इसके लिए आपको बार बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और लोगों तक पहुंचाइए। और शेर खां को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है जमशेद भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर्स कम आ रहे हैं, फिर कंपनी का प्रेशर बनता है।
तो ये सब आप लोग को संभालना पड़ेगा। हमारा काम है पेश करना, हम लोग मुलाजिम लोग हैं, काम करते हैं। नंबर्स चाहिए अच्छे, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। जी। जितेंद्र भाई का आया है कमेंट, कहते हैं जंगल जिंदाबाद, इंदौर से हूँ मैं। खानचा, आपकी स्टोरी में एक मूर्ति पेंटर हूँ। आपके द्वारा सुनाई स्टोरी से मन को बहुत खुशी मिलती है। आपकी स्टोरी सुनते सुनते हुए मूर्ति पेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। इंदौर आने से पूर्व हमने अपना बीहड़ बहुत घूमा, जालौन, भिंड, मुरैना, इटावा का बीहड़ बहुत कांटों वाला है, लेकिन मैं सुबह सुबह बीहड़ में नदी के किनारे बहुत मज़ा आता है। खानचा व जमशेद भाई, आप कभी इंदौर आओ तो एक बार मिलने की इच्छा पूरी हो जाए। जंगल जिंदाबाद, जय हो। लिखना तो बहुत कुछ है, लेकिन कमेंट बड़ा हो जाएगा। जितेंद्र भाई, इंदौर जब भी आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे और फिर पोहा और जलेबी खाया जाएगा और बीहड़ की बातें होंगी। सही बात है। गौरव जोशी साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, नमस्ते आसिफ जी, नमस्ते जमशेद जी। आज का शेर खान का एपिसोड काफ़ी रोचक था। पाटिल साहब की दूरदृष्टि को सलाम, जो आपने किस्सा शेयर किया था उसका जिक्र कर रहे हैं। जंगल के रखवाले इन वन सैनिकों की जितनी स्तुति करनी चाहिए उतनी कम ही है। मैं खानचा से निवेदन करूंगा कि एक एपिसोड में सिर्फ उन वन क्षेत्रपाल, वन रक्षकों के बारे में बताएं जिन्होंने खानचा के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। गौरव साहब कह रहे हैं। गौरव साहब, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, करना चाहिए हमें एक एपिसोड। ये बहुत अच्छा आइडिया है। जंगल के वो लोग जो रियल हीरो हैं जंगल को बचाने में, ज़रूर करेंगे सर। सुनते रहिए, शेयर कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय डेविड साहब लिखते हैं कि जंगल जिंदाबाद, पहले तो आप दोनों को ढेर सारा प्यार और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कि आप जैसे अलग अलग और अनसंग टॉपिक्स पे रोशनी डाल रहे हैं जो कि बाहर की दुनिया में या आम आदमी के कानों तक कम ही पहुंच पाते हैं। खानचा, टाइगर की जिस आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपने एक बेवकूफ़ दोस्त की बेवकूफ़ी का भुक्तभोगी भी हूँ। आगे इन्होंने बहुत मज़ेदार किस्सा लिखा है, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन इन्होंने आखिर में लिखा है कि एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी इस बात का जवाब मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में दिया जाए तो मुझे दिल से खुशी होगी। लव यू खानचा, लव यू जमशेद भाई, जंगल जिंदाबाद। यार 3 ताल देख लिया होगा आपने। 3 ताल में मैं किरदार अलग अलग करता हूँ। खानचा का रोल है मेरा वहाँ पे। बट यार वो दोस्त वाला किस्सा जो है आपका, वो कमाल का है कि टाइगर की आवाज़ पे एक दोस्त बेवकूफ़ी होते हैं हमेशा। दोस्त अगर बेवकूफ़ी ना करे तो फिर दोस्त कैसा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मिथुन वाले साल में मैं इतना बोला, माँ साला बहुत प्यार करता है, थाली में खाता है उसी पे चीट करता है। एक कमेंट आया है, क्रिकेट के फंडे, ये इनका अकाउंट है, अपना नाम लिखा कीजिए आप लोग कमेंट के पास। लिखा, सर मेरी आपसे प्रार्थना है कि टिप्पणी मेरी ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि मैं बांधवगढ़ के करीब से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैं शहडोल ज़िले में रहता हूँ, हालांकि मुझे अभी तक बांधवगढ़ में घूमने का मौका नहीं मिल पाया है, पर ये एपिसोड सुनने के बाद मैं समय निकाल कर घूमने ज़रूर जाऊँगा। और आपने बांधवगढ़ के बारे में पूरे एपिसोड बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम संदीप कुमार साहू है और बांधवगढ़ हमारे घर से करीब करीब 60-70 किलोमीटर उन्होंने लिखा है। और आपको और आपकी पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप कुमार साहू साहब, आपको भी दीपावली बहुत मुबारक हो। और शहडोल में गया हुआ हूँ एक बार, जंगल बंद था, बारिश हो गई थी, तो जंगल जब बारिश हो तो बंद कर दिया जाता है। करेक्ट। तो मैं उमरिया गया और वहाँ से फिर मछली बड़ी फ्रेश आई थी, तो मैंने कहा ये कहाँ से आई है, तो सलीम भाई बताया कि शहडोल की है। तो मैं शहडोल गया था। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत तेज़ नदी जो थी, वहाँ बहाव बहुत तेज़ था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लश ग्रीन पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और सही कह रहे हैं, 40-50 मुझे याद था, लेकिन शहडोल में गया हूँ सर। और आप भी बांधवगढ़ जाओ यार, इतने करीब हो तो फिर क्या दिक्कत है। मेरा घर होता तो मैं रोज़ कूद फांद के भाग जाता वहाँ पे। आज का एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, आदर्शवादी नाम से है इनका, लिखा हुआ है, जान से प्यारे खानचा और जमशेद भाई को जंगल जिंदाबाद। गुरु मैं खानचा का रिम्हा भतीजा, रीवा मध्य प्रदेश से। खानचा, जैसे कि आपको पता है कि रीवा के सफ़ेद बागों की धरती कहा जाता है रीवा को। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही विश्व के पहले सफ़ेद बाग मोहन की कहानी सुनाएंगे। बाकी मज़ा आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये मज़ा जीवन पर्यंत चलता रहेगा। और आखिर में खानचा को गीली वाली पुच्ची मैंने भी दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और मोहन जो टाइगर की आप बात कर रहे हैं, उसी से पूरे दुनिया में जितने भी वाइट टाइगर्स हैं मोहन के ही सिलसिले से चले आ रहे हैं। इस पे हम करेंगे, हम एक सोच रहे हैं जमशेद भाई कि जो लोगों को कन्फ्यूज़न है, लाइगर, टाइगॉन,
वाइट टाइगर, इन सब पे एक एपिसोड करेंगे, आप देखिएगा। और जल्दी करेंगे सर, थोड़ा वक्त दे दीजिए, और आपकी ख्वाहिश भी हम पूरी जल्दी कर बिल्कुल। देंगे। अच्छा, ख़त का ऐसा है कि हम सारे ख़त ज़रूर पढ़ते हैं, कमेंट्स भी मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ, और वक्त की कमी होती है इसलिए सारे नहीं ले पाते, इसलिए जिनके ख़त नहीं लिए गए हैं तो ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ा नहीं गया है, यकीन मानिए सारे पढ़े जाते हैं, और जिनके यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए शो में उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ख़त और सारे अगर पढ़े आपने जाते हैं। हमें ईमेल भेजा है और हमने उसे शामिल नहीं किया तो वो आगे ज़रूर होगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल। ईमेल ज़रूर पढ़ा जाएगा। और आप हमें ईमेल ज़रूर लिखें, हमारी आईडी है radio@aajtak.com। तो आज के एपिसोड में इट्स अ गुड टाइम टू एंड, आई थिंक यस, हमने बहुत सारी बातें की। अगले तो एपिसोड फिर में मिलेंगे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नया शो लेकर के, तब तक के लिए जो हम बोलते हैं वही बोलते हैं, जंगल जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद।